गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम हेनरी फ्यूल के दिए गए 14 प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। 10 प्रिंसिपल हम स्टडी कर चुके हैं, अब आगे हम उसके प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे, आगे देखेंगे। 11th प्रिंसिपल है कौन सा? इक्विटी। 11th प्रिंसिपल कौन सा है? इक्विटी। 12th प्रिंसिपल है 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। 13 प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। 14 प्रिंसिपल है स्पिरिट दी क्रॉप्स। इन 4 के 4 प्रिंसिपल्स को वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। ये 14 प्रिंसिपल किसके दिए हुए हैं? हेनरी फ्यूल के दिए हुए हैं। 11th प्रिंसिपल है इक्विटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट एज फेयरली as possible so that they develop a feeling of dedication for their work। इक्विटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? ये जो मैनेजर है अपने एम्प्लॉइज को फेयरली ट्रीट करना चाहिए ताकि उनके जो एम्प्लॉइज है उनके अंदर कैसी फीलिंग अराइज हो, कैसी फीलिंग अराइज हो? एक पॉजिटिव फीलिंग अराइज हो ताकि वो अपना जो काम है कंप्लीट डेडिकेशन के साथ करे। यानी कि इक्विटी प्रिंसिपल क्या कहता है, जो मैनेजर है ना उसे अपने एम्प्लॉइज के साथ फेयरली ट्रीटमेंट करना चाहिए। कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए? फेयरली ट्रीटमेंट। फेयरली ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि भी उसके साथ बायस ना करे, पक्षपात ना करे। किससे रिगार्डिंग? जेंडर से रिगार्डिंग, रिलीजन से रिगार्डिंग और कोई अदर किसी जैसे कि जेंडर, रिलीजन्स और एक्सेट्रा के रिगार्डिंग उनके साथ कोई भी पक्षपात ना करे। लेकिन इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि भी प्यून और सबॉर्डिनेट, प्यून और सुपीरियर दोनों एक ही पर्सन है या दोनों की सैलरी एक हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो वो क्या हो, सही सभी पे एक तरीके से अप्लाई हो, जैसे कि डिसिप्लिनरी रूल होते हैं, लीव रूल होते हैं, एक्सेट्रा। यानी कि एम्प्लॉइज के बीच में किसी भी तरीके का जैसे जेंडर को लेके या रिलीजन को लेके या कास्ट को लेके किसी भी तरह का मत भेदभाव ना करें। अगर मैनेजर ऐसा करेगा तो उसे क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे? फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? द इंप्लॉइज रिमेन सेटिस्फाई। जो इंप्लॉइज हैं फर्म के वो क्या रहेंगे? सेटिस्फाई रहेंगे। इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी। जो इंप्लॉइज हैं फर्म के उनकी वर्क एफिशिएंसी क्या होगी? इंप्रूव हो जाएगी। मोटिवेट इंप्लॉइज। जो फर्म के इंप्लॉई है वो काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। अब आता है वॉयलेटिंग इफेक्ट। वॉयलेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि भी अगर हम इस प्रिंसिपल को अपनी फर्म के अंदर अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या वॉयलेटिंग इफेक्ट निकलेंगे, क्या परिणाम निकलेगा? ये तीनों जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना इनको नेगेटिव कर दो। यानी कि द एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाई था, अब यह क्या आ जाएगा यहाँ पे? द एम्प्लॉय रिमेन अनसेटिस्फाई। इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी, नॉट इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी। जो इंप्लॉइज है उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी। मोटिवेट इंप्लॉय, नॉट मोटिवेट इंप्लॉय। मोटिवेट जो इंप्लॉइज है वो मोटिवेट नहीं होंगे क्योंकि उनके अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाएगी कि भी फर्म के अंदर जो इंप्लॉइज हैं उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा। कुछ इंप्लॉइज हैं जिन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और कुछ हैं जिनको कम दी जा रही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे देखा जाए कि भी 2 इंप्लॉई है, सेम जो लेवल है काम कर रही हैं। एक इंप्लॉई है वो 10 यूनिट पर डे बनाता है और दूसरा इंप्लॉई है वो 8 यूनिट पर डे बना रहा है, बट दोनों को बराबर सैलरी मिल रही है। रीजन क्या है? जो सेकंड इंप्लॉई है जो 8 यूनिट पर डे बना रहा है वो किसका, वो क्या है? रिलेटिव है किसका? मैनेजर का, इसीलिए उसे बराबर सैलरी मिल रही है। यानी कि यहां पे कौन से प्रिंसिपल को इग्नोर किया जा रहा है? इक्विटी के प्रिंसिपल को। अगर फर्म इस तरीके से काम करेगी तो फर्म के अंदर क्या आएगा? फर्म अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी, इंप्लॉइज डिससेटिस्फाई रहेंगे। 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। 11th प्रिंसिपल हम कंप्लीट कर चुके हैं। 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब है जो फर्म के अंदर जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ए स्टेबिलिटी ऑफ द इंप्लॉइज सो दैट वर्क कंटिन्यूएंस एफिशिएंटली।
यानी कि वो क्या कह रहा है कि भी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्म के अंदर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वर्क एफिशिएंट वे में कंप्लीट हो सके। एफिशिएंट वे का मतलब क्या होता है? जॉब कंप्लीट ऑन टाइम विद कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कि भी जॉब है, जो टास्क है, जो काम है, वो टाइम पे भी कंप्लीट हो जाए और कॉस्ट है जो वो भी उसकी मिनिमम आए। यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि भी हेनरी फुल क्या कहना चाहता है कि भी जो फर्म के अंदर इंप्लॉइज काम कर रहे हैं ना, उनके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर फर्म के अंदर जो इंप्लॉय काम कर रहे हैं उसके अंदर स्टेबिलिटी है तो क्या है, फर्म को टाइम टू टाइम जो नए इंप्लॉय आएंगे उन्हें ट्रेनिंग देने के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और जो एग्जिस्टिंग इंप्लॉय है उनके अंदर जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग अराइज होगी जो फर्म के लिए बेनिफिशियल है। यानी कि फर्म के अंदर जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर स्टेबिलिटी होगी तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट निकलेंगे? द इंप्लॉय रिमेन सेटिस्फाई, जो इंप्लॉइज है वो सेटिस्फाई रहेंगे। इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी, नोट जो वर्क एफिशिएंसीज है वो सिर्फ इंप्लॉय की नहीं, किसकी भी इंप्रूव होगी? विद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की भी वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। मोटिवेट इंप्लॉइज, जो फर्म के इंप्लॉई है मोटिवेट होंगे। अगर अब आता है वॉयलेटिंग इफेक्ट, अगर फर्म इस प्रिंसिपल को अपनी फर्म के अंदर अप्लाई नहीं करती है तो क्या इफेक्ट निकलेंगे? ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। द इंप्लॉय रिमेन अनसेटिस्फाई, इंप्रूव नॉट इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी, जो वर्क एफिशिएंसी है वो इंप्रूव नहीं होगी। मोटिवेट इंप्लॉय, डिसमोटिवेट इंप्लॉय, जो इंप्लॉइज हैं उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो ऑलवेज क्या रहेंगे? डिससेटिस्फाई रहेंगे, ऑलवेज काम से क्या रहेंगे? डिससेटिस्फाई रहेंगे। यानी कि फर्म के अंदर क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल होनी चाहिए। फर्म के अंदर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनके अंदर क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे 13, 11 और 12 हम स्टडी कर चुके हैं। 13 प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल क्षमता। क्या होता है? पहल क्षमता। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फर्म का जो मैनेजर है वो क्या करे? इंप्लॉइज को अपॉर्चुनिटी दे, क्या करने के लिए? प्लान बनाने के लिए और उसे फर्म के अंदर अप्लाई करने के लिए। यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? जो मैनेजर है फर्म का वो अपने इंप्लॉइज को इसको अपॉर्चुनिटी दे कि वो क्या करे? फर्म के लिए प्लान बनाए, उन्हें एग्जीक्यूट करे, यानी कि उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। ऐसी अपॉर्चुनिटी मैनेजर को अपने इंप्लॉइज को देनी चाहिए। अगर मैनेजर अपने इंप्लॉइज को ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है तो इंप्लॉइज है जो उसे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। उसे लगेगा कि भी वो फर्म के लिए क्या है? एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, और वो और ज्यादा मोटिवेट होगा कि भी फर्म को वो अपने सुजेशंस दे, आइडिया दे, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए, जो फर्म के लिए क्या है? बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब देखेंगे कि भी हम इसका फर्म के ऊपर क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट देखेंगे द एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाई, इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी, जो उसकी वर्क एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाएगी। मोटिवेट इंप्लॉय, फर्म के जो इंप्लॉय हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे। अब इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या है? वॉयलेटिंग इफेक्ट इसके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है? पॉजिटिव इफेक्ट ऑलवेज वही निकलेंगे कि भी इंप्लॉइज क्या है? सेटिस्फाई हो जाएंगे, फर्म के गोल अचीव हो जाएंगे, फर्म का जो रिसोर्सिज हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है या जो है प्रॉपर वे में क्या होंगे? यूज होंगे। इंप्लॉय सेटिस्फाई हो जाएंगे, जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम चलेगा। यानी कि यही पॉजिटिव इफेक्ट निकलते हैं। और अगर फर्म इन्हें अप्लाई नहीं करेगी या इसके जो वॉयलेटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएंगे? इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। अब लास्ट प्रिंसिपल स्टडी करेंगे स्पिरिट दी क्रॉप्स। स्पिरिट दी क्रॉप्स, स्पिरिट दी क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? फर्म के अंदर सहयोग की भावना को पैदा करना। क्या करना? सहयोग की भावना को पैदा करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ए मैनेजर शुड कंटिन्यूअसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप ए टीम स्पिरिट अमंग द सबऑर्डिनेट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? जो मैनेजर है उसे ऑलवेज क्या करने चाहिए? एफर्ट्स करने चाहिए। क्या जनरेट करने के लिए? फर्म के अंदर टीम स्पिरिट की भावना। क्या जनरेट करने के लिए? टीम स्पिरिट की भावना। किसके अंदर? सबऑर्डिनेट्स के अंदर।
इसीलिए उसे ऑलवेज एफर्ट्स करने चाहिए कि भी वो अपनी फर्म के अंदर सहयोग की भावना को पैदा करे। और इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा, नहीं, उसे ये नहीं कहना चाहिए। उसे क्या कहना चाहिए, वी विल डू दिस वर्क, हम लोग ये काम करेंगे। अगर वो ऐसे कहेगा तो सबको ये लगेगा भी हम सब मिलके ये काम करेंगे। अगर वो ये कह रहा है कि आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगा, तो इससे जो इंप्लॉइज हैं उनके अंदर क्या नहीं होती, टीम स्पिरिट की भावना राइज नहीं होती। यानी कि उसे ऑलवेज ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए जिससे फर्म के अंदर टीम स्पिरिट आए। टीम स्पिरिट किस तरीके से आएगा, जैसे हमने पीछे ही पढ़ा था कि भी किसी भी इंप्लॉइज के साथ क्या ना करे, रिलेटेड टू कास्ट, जेंडर और रिलीजन, उनके साथ कोई भी मतभेद ना करे। यानी कि उनमें स्पिरिट की भावना पैदा करना, ताकि वो सब क्या हो सके, फर्म के लिए अपना 100% के साथ काम कर सके, ताकि फर्म के जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं वो टाइम पे अचीव कर सके। अब हेनरी फ्यूल कहता है जब फर्म इस प्रिंसिपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फर्म के अंदर अप्लाई करती है तो उसे क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे, सेम पहले वाले ही हैं कि भी जो इंप्लॉइज गेट सेटिस्फाई हो जाएंगे, इंप्लॉय मोटिवेट हो जाएंगे, जो फर्म जो वर्क है वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ करेंगे, या जो फर्म के प्री डिटरमाइंड गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे, जो रिसोर्सेज है प्रॉपर वे में यूज होंगे। यानी कि कॉमन से हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। और अगर फर्म इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करती है तो इसके क्या वॉयलेटिंग इफेक्ट निकलेंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जो आज हमने स्टडी किया है, 4 प्रिंसिपल स्टडी किए हैं। फर्स्ट था इक्विटी, सेकंड था इनिशिएटिव, थर्ड था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, थर्ड था इनिशिएटिव, फोर्थ है स्पिरिट दी क्रॉप्स। ये 4 प्रिंसिपल स्टडी कर लिए। अगर आपको इन 4 प्रिंसिपल्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगे तो जरूर बताइएगा कि भी वीडियो में क्या कमी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।